आज मैं आपको रीतिकाल के कवि बिहारी लाल के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो मैंने मैटर लिया है, ये मैंने रामचंद्र शुक्ल की बुक का लिया है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो किताब लिखी है अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आज हम रीतिकाल के कवि बिहारी लाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है बिहारी के बारे में, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है, यह माथुर चौबे कहे जाते हैं। जो बिहारी थे वो कौन कहे जाते थे? माथुर चौबे। मैंने केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट उठाए हैं। और इनका जन्म कहाँ होता है? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। तो बिहारी कौन थे? माथुर चौबे थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था और संवत 1660 के लगभग इनका जन्म माना जाता है। आपको पता है शुक्ल जी ने जो कुछ भी दिया है अपने ग्रंथ में, वो सब कुछ किस में दिया है? संवत में दिया है। तो इनका जन्म कब माना जाता है? संवत 1660 में माना जाता है। और शुक्ल के अनुसार हमको इनका जन्म याद रखना पड़ेगा। कौन से गांव में हुआ था? बसुआ गोविंदपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती। इनका जन्म तो कहाँ हुआ था? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में। लेकिन इनकी जो बाल्यावस्था थी वो कहाँ पर बीती थी? बुंदेलखंड में। और तरुणावस्था में यह अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। और तरुण अब अवस्था हो गई थी इनकी जब, तो ये अपनी ससुराल मथुरा में आ गए थे। तो पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में। कब हुआ था? संवत 1660 में हुआ था। ये क्या कहे जाते हैं? माथुर चौबे कहे जाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में क्वेश्चन समाया हुआ है। पहला क्वेश्चन, यह कौन कहे जाते हैं? माथुर चौबे कहे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में। तीसरा क्वेश्चन, इनका जन्म कब माना जाता है? संवत 1660। फिर चौथा क्वेश्चन है, इनकी बाल्यावस्था कहाँ पर बीती थी? बुंदेलखंड में बीती थी। पांचवा क्वेश्चन है, तरुणावस्था में यह कहाँ पर आ गए थे? अपनी ससुराल मथुरा में आ गए। इनकी ससुराल कहाँ पर है? मथुरा में इनकी ससुराल है। फिर अगला है, यह संवत 1720 तक वर्तमान रहे। जन्म तो संवत 1660 है और यह कब तक रहे? 1720 तक शुक्ल जी के अनुसार। यह जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। यह किनके दरबार में रहा करते थे? जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। श्रृंगार रस के ग्रंथ में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। देखो ये किसका कथन है कि श्रृंगार रस के ग्रंथ में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं लिखी गईं। इन टीकाओं में कितनी प्रसिद्ध है? 4-5 ही प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जा सकता है ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जब ये जयपुर के दरबार में गए थे तो इन्होंने क्या देखा था कि जो जयपुर के जो राजा थे जयसिंह, वो क्या करते थे? अपनी छोटी रानी के प्रेम में लीन रहा करते थे और राजकाज और जो राज का कार्य था उसको देखने के लिए महलों से बाहर नहीं निकलते थे। तो सरदारों की सलाह पर बिहारी ने एक दोहा लिखकर किसके पास पहुंचाया था? महाराज के पास पहुंचाया था। वो दोहा भी पेपर में पूछा जाता है। वो दोहा कौन सा था? तो मैं आपको गाकर बता देती हूँ वो दोहा कौन सा था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंदियों आगे कौन हवाल। तो बिहारी जी क्या समझाना चाहते हैं कि अभी तो इसमें पराग भी नहीं है और अभी तो इसमें मधुर मधु शहद भी नहीं निकला हुआ है, नहीं विकास यही काल, और अभी तो यह पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हम पुष्प का उदाहरण देकर
किसको बता रहे हैं, जयसिंह को समझा रहे हैं। और उदाहरण उन्होंने किसका लिया, पुष्प का लिया कि अभी तो इसमें पराग भी नहीं है, मधुर मधु भी नहीं है, और अभी तो इसका विकास भी नहीं हुआ है। अभी हे भवरा, भवरा से कह रहे हैं अली कली ही सो बंदियो, तू अभी से इसके ऊपर इतना बंधा हुआ है जबकि इसका तो पूर्ण विकास ही नहीं हुआ है, तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा, आगे कौन हवाल। तो ये व्यंग ये किसको बता रहे थे, ये बात किसको बताना चाह रहे थे, वो जयसिंह को बताना चाह रहे थे। और जब जयसिंह के पास उन्होंने यह दोहा पहुंचाया तो कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले। तभी से बिहारी का मान क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया। महाराज ने बिहारी को क्या कहा कि तुम इसी प्रकार के सरस दोहे बनाया करो। बिहारी क्या करने लगे, फिर दोहे बनाकर सुनाने लगे, और प्रति दोहे पर उनको कितनी असरफी मिलने लगी, एक असरफी मिलने लगी। इस प्रकार शुक्ल जी के अनुसार क्या बताया गया है कि 700 दोहे बने, जो संग्रहित होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए, बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए तो शुक्ल जी कहते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथ में जितना ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं लिखी गई, लेकिन 4-5 टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। पहली टीका किसकी मानी जाती है, कृष्ण कवि की टीका, जो कवित्व में है। हरि प्रकाश टीका है, लल्लू लाल की लालचंद्री का टीका है, सरदार कवि की टीका है, और सुरती मिश्र की टीका है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में किस किस की टीका बताई है, कृष्ण कवि की टीका बताई है जो कवित्व में है, हरि प्रकाश टीका बताई है, लल्लू लाल की लालचंद्रिका टीका बताई है, और सरदार कवि की टीका, और सुरती मिश्र की टीका। फिर देखो शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। किसके बारे में कहते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। फिर देखो आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं, मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की स्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। देखो शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं कि मुक्तक में क्या होता है, बिहारी का क्या था, मुक्तक काव्य था, दोहों में उन्होंने लिखा था, उन्होंने प्रबंध नहीं लिखा था। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती। रस की धारा किस में रहती है, प्रबंध में रहती है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की स्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक क्या हो जाता है, मग्न हो जाता है, और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका क्या होती है, थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये शुक्ल जी किसके बारे में कह रहे हैं, मुक्तक के बारे में कह रहे हैं। और प्रबंध और मुक्तक की तुलना करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या है, एक चुना हुआ गुलदस्ता। मुक्तक क्या है, एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। मुक्तक की रचना में कौन सफल होगा कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता हमको किसमें दिखाई देती है, बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इस बात को कौन कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं। और शुक्ल जी किसकी तुलना करते हैं, मुक्तक और प्रबंध काव्य की तुलना करते हुए कहते हैं। फिर देखो आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी बिहारी के बारे में। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई देता है। शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव जो हमको दिखाई देता है, वो उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो उनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर
सका है। शुक्ल जी देखो बिहारी के बारे में क्या कहते हैं कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव जो हमको दिखाई देता है वो किस में दिखाई देता है? अनुभावों के विधान में दिखाई देता है। किसके विधान में दिखाई देता है? अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो उनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं। अधिक स्थलों पर हम क्या देखते हैं? बिहारी की योजना की निपुणता और उनकी उक्ति कौशल के दर्शन देखते हैं। पर इस विधान से इनकी कल्पना की क्या झलकती है? मधुरता झलकती है। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सका है। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने किसका सहारा बहुत लिया है? वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। तो हमसे ये कोटेशन पूछी जा सकती है, ये किसकी है कि भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। तो ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। और किसके लिए कही है उन्होंने? बिहारी के लिए कही है। फिर देखो बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण बहुत प्रसिद्ध है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है कि वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। जो बिहारी ने गागर में सागर भरने का जो गुण प्रसिद्ध हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिहारी में गागर में सागर बनने का गुण बहुत कुछ किसकी स्थापना से संभव हुआ है? तो रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतनी जोर शोर से ना चल गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस नहीं होता। शुक्ल जी क्या कहते हैं? यदि नायिका भेद की प्रथा इतनी जोर शोर से ना चल गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस नहीं होता। फिर देखो आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं? अलंकारों की याचना भी इस कवि ने क्या की है? बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं पर उनके कारण कहीं बद्दापन नहीं आया है। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं बिहारी के बारे में? अलंकारों की याचना भी इस कवि ने क्या की है? बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में क्या हुआ है? कई कई अलंकार दिखाई दिए हैं पर उनके कारण इनके दोहों में कहीं पर भी बद्दापन नहीं आया है। फिर श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनी है कि कुछ दोहे से सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। बिहारी के जो दोहे हैं उसमें श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनी है कि कुछ दोहे से सहृदयों के मुंह से वो क्या सुने जाते हैं? बार बार सुने जाते हैं। सहृदय इस तरह से लिखा जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने शुक्तियाँ भी बहुत कही हैं जिनमें बहुत सी नीति संबंधी हैं। तो विशुद्ध काव्य तो बिहारी ने कहा ही है, इसके अलावा उन्होंने शुक्तियाँ भी बहुत कही हैं जिनमें बहुत सी कैसी हैं? नीति संबंधी हैं। फिर देखो बिहारी के बहुत से दोहे, जो बिहारी के दोहे हैं वो किससे लिए गए हैं? आर्या सप्तशती ये दोहे हैं। बिहारी के दोहे किससे लिए गए हैं? आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। तो ये कोटेशन पूछी जा सकती है कि ये किसकी है कि बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। तो किसकी है? शुक्ल की। इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। इस बात को किसने दिखाया है विस्तार से? पंडित पदम सिंह शर्मा ने। फिर देखो आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं? बिहारी की भाषा क्या है? चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा को वो क्या बताते हैं? साहित्यिक। चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना कैसी है? व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में क्या कहते हैं? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी कैसी है? साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है।
फिर देखो, दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर आवश्यक था। जब बिहारी ने दोहों की रचना की उस समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर आवश्यक था, इसलिए हमने बिहारी को किसमें रखा है? रीति काल के फुटकल कवियों में ना रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में रखा है। शुक्ल जी ने बिहारी को किसमें रखा है? प्रतिनिधि कवियों में रखा है। रीति काल के फुटकल कवियों में ना रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर आवश्यक था। फिर आगे, बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी। देखो शुक्ल जी क्या कहते हैं बिहारी के बारे में। बिहारी की जो कृति है उसका मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। जो बिहारी की कृति है उसका मूल्य कैसे समझना चाहिए? रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो क्या करते हैं? किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों क्या करते हैं? वाह किया करते हैं। फिर देखो शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। किससे तुलना कर देते हैं? देव और पद्माकर से कर देते हैं। मार्मिक प्रभाव के विचार से करें। शुक्ल जी क्या कहते हैं? यदि हम मार्मिक प्रभाव की दृष्टि से देखते हैं तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव हमको बिहारी के दोहों में नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। देखो शुक्ल जी क्या कहते हैं। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता क्या है? उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो गाइस आज मैंने आपको जो बिहारी बताया है वो शुक्ल की बुक के अनुसार बताया है और इसमें शुक्ल जी ने बिहारी के बारे में जो जो कोटेशन डाली हैं वो मैंने आपको सारी कोटेशन बताई हैं। आशा करती हूँ आपको बिहारी पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।